समोसा हिमाचल प्रदेश की राजनीति का कीवर्ड बन चुका है। राज्य में हर जगह समोसे को लेकर चर्चा हो रही है। और सीआईडी समोसे की तलाश में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में सीआईडी इन दिनों एक बड़े मामले की जांच में जुटी है। सीआईडी समोसे की तलाश में लगी है, लेकिन ये कोई आम समोसे नहीं। यहाँ सीआईडी हेडक्वार्टर से समोसे के 3 डिब्बे गायब हो गए। ये समोसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए थे, जो एक कार्यक्रम के सिलसिले में सीआईडी हेडक्वार्टर गए थे। सीएम की खातिरदारी के लिए सीआईडी अधिकारियों ने 5 स्टार होटल से गर्मा गर्म समोसे मंगवाए थे और साथ में केक भी मंगवाया गया, लेकिन सीएम को न समोसे मिले और न ही केक। जिसके बाद इस मामले में सीआईडी जांच बैठ गई कि आखिर सीएम के लिए जो समोसे और केक मंगवाए गए थे वो खा कौन गया। डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी ने इस गड़बड़ी की जांच की। जांच में पता चला कि आईजी ने एक एसआई को सीएम के लिए होटल से नाश्ता लाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये समोसे और केक सीएम के मेन्यू में थे ही नहीं। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो समोसे सीएम के लिए मंगाए गए थे वो उनके स्टाफ में बांट दिए गए। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि वीवीआईपी के लिए ले आए गए समोसे और केक खा जाने का कृत्य सरकार और सीआईडी विरोधी है। समोसा गायब होने को सरकार विरोधी करतूत बताने पर सियासत शुरू हो गई, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीआईडी जांच समोसे खाने की नहीं बल्कि मिसबिहेव की हुई है। मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है, लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। समोसे पर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्म है। सीएम के लिए मंगाए गए समोसे कौन खा गया इसका पता तो चल गया, लेकिन समोसे खा जाने को सरकार विरोधी बताया जाना, इस पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव को लेकर सियासी बयानों पर वार पलटवार भी जारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों के तासीर तेज हो चले हैं। उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है। ये बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि नकारात्मक बातें डरे इंसान की पहचान है, नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीट हार रही है। बीजेपी ने जहां सीएम योगी के बयान का समर्थन किया, तो वहीं विपक्ष लगातार योगी के हमलावरों पर जो बयान दिए गए उनको लेकर के कटाक्ष कर रहा है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मीरापुर सीट पर सहयोगी दल आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया। रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं।
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन से पीड़ा है, अब खटाखट वाली कांग्रेस और एसपी को सफाचट करने का वक्त आ गया है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, नकारात्मक बातें डरे हुए इंसान की पहचान। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। और बीजेपी उपचुनाव में हार रही 9 की 9। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गुंडे बदमाशों को अब सरकार का संरक्षण है। लोगों को बुलडोजर से डराया जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, बुलडोजर चलाकर डराया जा रहा है। तो एक भय का माहौल बनाया गया। पहले तो गुंडे सड़क पर थे, अब तो गुंडों को सरकार का संरक्षण है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम योगी का बयान एकदम सही है। महिलाओं से जुड़े क्राइम के ज्यादातर मामलों में एसपी के लोग शामिल रहे हैं। योगी जी ने ठीक ही कहा है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। वास्तव में कन्नौज हो या अयोध्या, हर जगह बेटी की इज्जत पर ये सपाई हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी की ही बात नहीं है। पीछे हमने देखा है कि खुद सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव भी चुनावी सभा में सपाई लफंगों की शिकायत करती हुई नजर आ रही थी। वास्तव में समाजवादी पार्टी का चरित्र ही महिला विरोधी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों की 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने जहां महिला अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है। तो जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही आज यहां पर शुरू हुई, एक बार फिर से हंगामे की स्थितियां देखने को मिली और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की सदन में कोशिश की। इसका बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। जंग का मैदान जम्मू कश्मीर विधानसभा। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। 370 के प्रस्ताव पर नहीं थम रहा बवाल। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? हंगामे पर मोदी शाह की दो टूक। मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर हंगामा जारी है। विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। 3 दिनों से इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आ गई। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की।
लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। नेशनल कांग्रेस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। हाउस ठीक तरह से चला। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए। हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की और उसके बाद आपने देखा कि ऑनरेबल मेंबरान ने अपने ख्यालात का ठीक तरीके से इजहार किया यहाँ पे। आज विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ और नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई लात घूंसे चलने की नौबत आ गई। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, विधायक टेबल कुर्सियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चुपचाप बैठे विधानसभा में हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। बीजेपी लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में बदल चुकी है। हर दिन जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की नई सुबह आई, उसकी बहाली की मांग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से भी धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि धारा 370 की वापसी असंभव है, तो कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि मोदी शाह के रहते 370 की वापसी नहीं हो सकती। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। कोई भी सरकार अब 370 और 35A को बहाल नहीं कर सकती, कोई भी सरकार। देश केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, देश बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में वादा किया था। अब वो ऐसा करके और सेंट्रल के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में अब 370 को दोबारा कोई ताकत नहीं लगा सकती है, और जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर एक बार फिर से वोट जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। नीतीश राणे ने यह आरोप लगाया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उम्मीदवार मस्जिदों में बैठक कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर वोट जिहाद पर सियासत गर्म है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।
नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उम्मीदवार मस्जिदों में बैठक कर रहे हैं और मौलवियों से वोट की अपील करवा रहे हैं। नीतीश ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो मलाड के इस्लामिया मस्जिद का है, जिसमें चल रही बैठक में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु और सचिन अहीर भी मौजूद हैं। मकसद को लेकर हम लोग सारे जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और इसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह पे लगभग उन्नाई किराम इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा ये फिक्र लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। आरोप है कि मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में एकजुट होकर वोट देने की अपील की जा रही है। इस वीडियो को जारी करने के बाद नीतीश राणे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस पूरे वीडियो की कहानी सुनाई, जिसमें संविधान को खतरे में बताकर एमवीए के समर्थन में वोट करने की बात की जा रही है, जिसे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया है। तो वहीं उद्धव गुट ने कहा है कि मतदाताओं से वोट की अपील तो कोई भी कर सकता है। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। अगर हमारी शिवसेना के लोग अल्पसंख्यकों से जाकर मिल रहे हैं तो इसमें किसी को हैरानी का क्या कारण है? अरे वो मतदाता हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी वोट करने वाले हैं। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहिए। यहाँ प्रेम मोहब्बत की बातें होती हैं, नफरत की बात नहीं होती। महाविकास अघाड़ी के समर्थन में मुस्लिम नेता और संस्थाएं एकमुश्त वोट की अपील कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने भी एमवीए के समर्थन में मुसलमानों से एकजुट होकर वोट की अपील की है। बीजेपी के साथ ही राज ठाकरे भी ऐसे फतवों को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हैं। कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाडी को जीत दिला सकते हैं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। अब ये पोस्टर देखिए। मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले 100 से ज्यादा एनजीओ मुस्लिम वोटरों को एनरोल करके सही जगह वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे ही ढेरों सवालों के साथ संस्था ने मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने इस अपील के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मोदी और भाजपा को हराने के लिए आप महाविकास आघाड़ी को वोट दो। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। वोट के लिए मस्जिदों में बैठक, मौलवियों की अपील और ये पोस्टर, बीजेपी इसे वोट जिहाद बता रही है। पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा अगर सांप्रदायिक है तो मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करने की अपील क्या वोट जिहाद नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और इस मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भारतीय राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी का बेहद खास रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शून्य से शिखर तक की यात्रा की अहम कड़ी लालकृष्ण आडवाणी रहे। रिपोर्ट देखिए। राम का जन्म हुआ, वहां पर हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर। भारत रत्न पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी पहचान ही एक हिंदूवादी नेता की रही। आडवाणी
आज 97 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और सीएम धामी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बधाई देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने बधाई संदेश में कहा कि ये वर्ष बेहद खास है, क्योंकि उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी जी ने खुद को समर्पित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि लंबे समय तक हमें उनका मार्गदर्शन मिला। लालकृष्ण आडवाणी की अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत उन्होंने आरएसएस से की। उसके बाद वो जनसंघ और फिर बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। पार्टी जिस स्थिति में आज है उसमें लालकृष्ण आडवाणी का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में बीजेपी के 2 सदस्य लेकर के पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसके लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन सहित रथ यात्रा की भी शुरुआत की, जिसके कारण पार्टी की आज यह स्थिति बनी। मौजूदा समय में वो बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं। लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने लंबे समय तक राजनीति में पकड़ बनाए रखी। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले नेता हैं। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की दशा और दिशा बदल दी। राम रथ यात्रा से राजनीतिक कद बढ़ा। 63 साल की उम्र में राम रथ यात्रा निकाली। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 से राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा की कमान संभाली थी। इस यात्रा ने यूपी की सियासी तस्वीर बदल दी। 1984 में 2 सीट और 1991 में 120 सीटें मिली। आडवाणी की पहचान हिंदूवादी नेता की बनी। वहीं नैतिकता को लेकर भी उनके कठिन फैसलों की आज मिसाल दी जाती है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म साल 1927 में कराची में हुआ था, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और इसी साल 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।